हर तरफ से जब तेल के फ्रंट पर अच्छी खबरें आ रही हैं, तो भारत में जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो अपने दाम कब कब करेंगी। भारत में भी जो एक प्राइवेट रिफाइनरी है न्यारा, उसने अपने दामों में, रिफाइंड प्रोडक्ट्स में कमी कर दी है, उनकी कॉस्ट में। अरामको के बाद अब ये दबाव भारत की सरकारी तेल कंपनियों पर बनेगा। जी सर, इसमें एक फैक्ट जोड़ देता हूं, जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जो बार बार कह रहे हैं कि अंडर रिकवरी, घाटा है, ये वो 7 दिन के बाद भारत की तेल कंपनियां फायदे में आ जाएंगी। मात्र 7 दिन में, अगर यही एवरेज चलता रहा जो अभी है, और अगर और गिर गए तो 7 दिन की बजाय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तो कहा था 2-3 महीने देखना पड़ेगा, उसके बाद बात करेंगे। नहीं, देखिए उस दिन भी मैंने कहा था कि पुरी साहब ने बहुत ही खराब बयान दिया था। इस तरह का बयान किसी भी मंत्री को तो नहीं देना चाहिए, लेकिन अब कई मंत्री ऐसे बयान दे देते हैं, तो मतलब क्या ही कहा जाए। मोटे तौर पर तो दुनिया में तेल का संकट मतलब दूर होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो ये संकेत यही है, जिस तरीके से अगर $11 प्रति बैरल अगर कम कर दिया तो ये बड़ा संकेत दिया है उन्होंने। और मुझे लगता है कि जो अभी ये खबर चल रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ से जहाज़ की आवाजाही सुनिश्चित होगी नहीं होगी, अभी तेल की कीमतें स्थिर नहीं रह सकती, यह बता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब बहुत आराम से वर्किंग वहाँ शुरू हो गई है। और ये एक प्रेशर है बाकी कंपनियों पर कीमत $69.40 पैसे पे $69.4 पर चला गया, बैरल चला गया, बहुत ज्यादा कम हो गया है। और अब मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी विचार करना चाहिए कि क्या जब दुनिया में इतना तेल सस्ता हो गया तो क्या भारत की जो पेट्रोलियम कंपनी है वो तेल कम करेंगी। हरदीप पुरी ने अगर 2 दिन पहले बयान दिया है तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद भी अभी भारत में तेल की कीमतें कम होगी, इसकी संभावना कम नजर आ रही है। एक चीज और बता दूं, आजकल एआई सब कुछ बता देता है, क्योंकि इंडियन बास्केट का प्राइस इस वक्त क्या है मंथली एवरेज, क्योंकि हम 40 देशों से आपूर्ति करते हैं अपनी, हमारा एवरेज कॉस्ट कितना है $67.7, $67.7 पड़ रहा है अभी भारत को तेल। कितना मतलब अच्छी बात है, राहत की खबर है, सरकार के लिए अच्छा है, तेल कंपनी के लिए अच्छा है कि मुनाफा कमा रही है, लेकिन राहत जनता के, हाँ वही राहत भी जनता के पास पहुंचा। सिर्फ तेल कंपनियां, बिल्कुल सारी कमाई तेल कंपनी अपने पास रखे। जब बुरे समय में आप जनता से पैसा वसूल करते हो तो अच्छे समय में जनता को आप राहत दीजिए। और मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल राहत देना चाहिए, 2-3 महीने का इंतजार आप ना कीजिए, तत्काल राहत दे। जो पैसे बढ़ाए थे कम से कम उतने आप कम कर दीजिए। सर ये तो ऐसा हो गया जैसे कई बार जो है कोई डॉक्टर जो है कोई टाका वाका लगाता ना, किसी को चोट लग जाए तो वो तब तक लोड नहीं लेता जब तक चीख ना निकले पेशेंट की। मानता है कि तब तक तो ये दर्द सहन कर ही रहा है ना, और जब नहीं कर पाएगा तो चीखेगा, अपने आप बोलेगा। अब या तो उसका इंतजार हो रहा है कि भाई पब्लिक चीखे तो फिर हम लोग कुछ करें, क्योंकि अब वो फिस्कल स्पेस सरकार के पास आ गई है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? बिल्कुल, लेकिन कई बार कम किए जा सकते हैं तेल के दाम। लेकिन हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को देखेंगे तो वहाँ जो आप जिसे चीख कर रहे हैं वो चुप्पी भी चीख में बदल जाती है बहुत बार। अब ये तो कई बार ये तो डॉक्टर को अंदाजा लगाना है। हाँ, वो चुप्पी होती है ना, कब चीख में बदलती है ये आपको नहीं पता। अब ये पूरी साहब समझे, हर्षवर्धन जी ने बहुत बार समझाया इस बात को। गंभीर मसला है, उस पर सरकार कितना सीरियसली ले रही है, क्या कर रही है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन चुप्पी को चीख में बदलने में देर नहीं लगती डेमोक्रेसी में। ठीक। अब इंडिकेशंस तो भारत में अभी तक यही था, जो मेरी आप सरकार के वर्ड को ही फाइनल मानेंगे तो उनका तो कहना यह है कि अभी अंडर रिकवरी है। 70-75 हजार करोड़ रुपए का घाटा बताया गया था कि हुआ है, और उसकी रिकवरी में वक्त लगेगा 2-2.5 महीने के बाद देखेंगे। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी जब कीमतें बढ़ी थी। अंडर रिकवरी सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। सरकार ने यह नहीं बताया कि पहले इन तेल कंपनियों ने कितने लाख करोड़ का मुनाफा कमा लिया था। तो जो मुनाफा कमाया था, और जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत 2017 के बाद लगातार गिरती गई थी, तब हमारे यहाँ कीमतें नहीं गिरी और कहा गया कि जब कभी संकट आएगा तो हम मतदाताओं को राहत देने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। वो आपने नहीं किया, आपने कीमतें बढ़ा दी। तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि जरूरी नहीं सरकार तत्काल आपको राहत दे दे। तेल कंपनियों का घाटा पूरा होगा, फिर तेल कंपनियां कुछ मुनाफा कमाएंगी, और जो मुनाफा आमतौर पर वेलफेयर स्कीम्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन विजय जी जो कह रहे हैं वो सही बात है कि जनता अगर चीख नहीं रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दर्द नहीं हो रहा है। और संवेदनशील सरकार वो होती है जो चीख से पहले ही परेशानी को समझ ले। हरदीप पुरी डिप्लोमेट रहे हैं, पॉलिटिशियन नहीं है, जमीन से जुड़े नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री संवेदना वो समझते हैं जनता के बीच से आए हैं। तो मुझे लगता है अब इसमें ज़्यादा विलंब करने की जरूरत नहीं है। जो आंकड़ा आप बता रहे हैं कि बास्केट का जो एवरेज है, वो तो मुझे लगता है जंग शुरू होने से पहले से भी नीचे आ गया। उस समय 70 के आसपास था, 70। हाँ, तो अगर उसके नीचे आ गया है फिर आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? फिर तो आरामको के रेट घटाने का भी आपको इंतजार नहीं करना चाहिए था। आरामको ने घटाया है अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए।
पर हमें तो जनता को राहत देने के लिए चलिए ठोस सर, फैसला देखिए होना सरकार चाहिए। इस पर आगे क्या क्या विचार करती है आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, जकार्ता पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है और वहां के सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपूर्णा से उनको नवाजा गया है। इसके साथ ही अच्छा, ये इंडोनेशिया के बारे में सबसे यूनिक बात है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वहां रहती है। इनके नॉमेनक्लेचर में आपको कहीं अरबी फारसी नहीं मिलेगी किसी जगह पे, नहीं सर? ठीक बात है। इनके प्रतीक जो हैं वो भी आपको मिडिल ईस्ट वाले प्रतीक नहीं मिलेंगे कहीं भी। हिंदू इनके प्रतीक नोट में है। जरूर देवता है। नाम में हिंदू का भी सारे मिल जाएंगे। प्रतीक हिंदू हैं, वो तो गरुड़ देवता रामायण का है, वहां मंचन होता है। शिव हैं, राम हैं, सब वहां हैं। ट्रू सेंस में अपनी लीनिएज को संभाल कर रखा है इंडोनेशिया ने। एनीवे, भारत और इंडोनेशिया के बीच 20 अहम समझौते हुए हैं। सबसे अहम इसमें से ब्रह्मोस की डील रही है, ब्रह्मोस मिसाइल की डील, जिसको लेकर दोनों देश पिछले करीब 4 महीने से बात कर रहे थे। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। साथ में फिलीपींस को और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन जाएगा। साथ में प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में IIM बेंगलुरु का कैंपस खोलने का भी ऐलान किया है। भारतीय यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दुनिया में मची उथल पुथल को लेकर के कहा है कि इस दौर में कूटनीति ही सबसे अहम बात है। और राष्ट्रपति जो हैं वो खुद लेने के लिए, रिसीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट गए थे। उनकी कैबिनेट में और लोग जो हैं वो लोग साथ में गए हुए थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर और कैबिनेट के लोग। इंडोनेशिया की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भारत के जहाज, मोदी जी के जहाज को वो एस्कॉर्ट करके लेकर गया। मतलब उन्होंने पूरे सम्मान के साथ, फुल ऑनर्स के साथ जो है वहां स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने वहां पहुंच के एक अहम बयान दिया, क्योंकि ये भारत में चर्चा में रहा इन दिनों, फिलिस्तीन के विषय पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम 2 राज्य समाधान, 2 स्टेट सोल्यूशन और दीर्घकालिक शांति का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान गाजा सरकार को, हमास के गाजा सरकार को भंग करने के बाद आया। यह इंपॉर्टेंट है। कल ही हमास, जिसकी सरकार चलती थी गाजा में, अब तो गाजा बचा ही नहीं, उसने अपनी सरकार भंग कर दी है, गाजा की सरकार को भंग कर दिया है। और वहां पर जो पीस सोल्यूशन ट्रंप ने निकाला था, उसका स्टेज 2, जिसमें हथियार डालने के बाद सत्ता का हस्तांतरण करना था हमास को, एक नई व्यवस्था बनानी थी जो यूएन की देखरेख में बननी थी, उसको वो अब हैंडओवर करेगा अपनी सत्ता की चाबियां, एक न्यूट्रल व्यवस्था बनाई, उसके तरफ तहत उसने कदम बढ़ा लिया है। इस बीच प्रधानमंत्री का यह बयान सुनिए। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराई, जो भारत सरकार का आज का नहीं, दशकों पुराना फिलिस्तीन की समस्या को लेकर के रुख रहा है। लेकिन भारत में क्या हो रहा था, अभी आपको एक बता दूं, एक इंटरव्यू में, अमेरिका में एक इंटरव्यू दे रहे थे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। तो उसमें इंटरव्यू में उनको वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बयान सुनाया एंकर ने। और जेडी वैंस उसमें एक कह रहे थे कि अमेरिका दुनिया में इकलौता देश है जो मित्र देश बचा है इजराइल का, बाकी कोई और देश अब दोस्ती नहीं रखना चाहते इजराइल के साथ। उसी इंटरव्यू में तुरंत इसके बाद जवाब दिया नेतन्याहू ने कि वैंस साहब अच्छे आदमी, लेकिन वो एक छोटे से देश का नाम भूल गए, उसका नाम भारत है, जिसकी आबादी 1.5 अरब है। और वहां एक बार जाकर के देख लीजिए कि इजराइल के लिए और मेरे लिए वहां पर लोगों में कितना प्रेम है। तो ये बात बार बार दोहरा रहे हैं नेतन्याहू कि भारत में मुझे बड़ा प्यार मिलता है।